हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं पृष्ठ रसायन और हमारा आज का टॉपिक है विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। यानी विलयन में किसी आप अधिशोषक को डुबोगे, उसको संपर्क में लाओगे और जब वो अधिशोषक और विलयन के संपर्क में आते ही और अधिशोष्य के कणों को अपनी सतह पर संचित कर लेगा तो हम उसे बोलेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। तो सुन लीजिए कैसे बोलोगे आप, डिफाइन कैसे करोगे कि जब किसी विलयन के संपर्क में किसी ठोस अधिशोषक पदार्थ को लाया जाता है तो वह ठोस अधिशोषक पदार्थ जब अपनी सतह पर विलयन के कणों को संचित कर लेगा, पूरे विलयन को, यानी उस विलयन में का अर्थ है विलय और विलायक मिले हुए हैं और पूरा सॉल्यूशन बना हुआ है, तो अब अधिशोषक पदार्थ अपनी सतह पर और विलयन के कणों को जब संचित कर लेगा तो उसे हम बोलेंगे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण। याद रखना, अधिशोषण की मात्रा होती है x/m और वो विलयन की जो सांद्रता है उसकी सांद्रता को c बोलूंगा। विलयन की सांद्रता c है, उसकी घात 1/n के बराबर होती है। मैं यूं बोलूंगा कि जब किसी ठोस अधिशोषक को किसी विलयन के संपर्क में लाया जाता है तो अधिशोषण की मात्रा उस विलयन की सांद्रता के 1/n घात के बराबर होती है, समानुपाती होती है। यह व्यंजक आप ध्यान में रखना। यहां C विलयन की कंसंट्रेशन सांद्रता है, x/m अधिशोषण की मात्रा है और 1/n n की वैल्यू 0 से 1 के मध्य है। आप जब इसे हल करोगे तो x/m बराबर k कांस्टेंट आ जाएगा और c और 1/n बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जब आप ये व्यंजक बन गया, अब ये विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का व्यंजक है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विलयन प्रावस्था में अधिशोषण का व्यंजक लिखिए, सूत्र लिखिए, तो x/m बराबर k c 1/n। यहां याद रखना x है वो विलय की अधिशोषित मात्रा, मैं लिख देता हूं x है विलय पदार्थ की अधिशोषित मात्रा, विलय की अधिशोषित मात्रा है। यहां पर विलय की अधिशोषित मात्रा कौन सी, x। याद रखना m बराबर आप बोलोगे आपके अधिशोषक का भार, अधिशोषक का भार या मात्रा एक ही बात है, और यहां पर c बोलोगे विलयन की सांद्रता, c आप बोलोगे विलयन की सांद्रता, तो c विलयन की सांद्रता याद रखना, और n कांस्टेंट है, या यूं बोलूं n कांस्टेंट है और यहां k भी कांस्टेंट है। तो n और k दोनों कांस्टेंट है और n की वैल्यू 0 से 1 के मध्य होती है, ये ध्यान में रखना। अब इस व्यंजक का और लॉग ले तो हम यूं लिख सकते हैं कि लॉग, हालांकि कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमारे सिलेबस में शामिल है तो हम छोड़ नहीं सकते। लॉग x/m बराबर लॉग k प्लस 1/n लॉग c। ये आप लॉग लेने का तरीका है वो जानते ही हो, तो ये लॉग के रूप में हो सकता है पूछ ले कि विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के व्यंजक का और लॉगरिथमस के रूप में व्यंजक लिखिए, तो इस व्यंजक को आप लॉगरिथमस लॉग के रूप में यूं ढाल दोगे, तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। हमारा अगला टॉपिक है अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो अधिशोषण हमारे आम जीवन में कहां कहां काम में लिया जाता है, इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो अधिशोषण के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है मास्क निर्माण। मास्क का निर्माण इसी सिद्धांत पर किया जाता है, अधिशोषण के सिद्धांत पर। याद रखना, ये मैं बता रहा हूं आपको कि कोयले की जो खान है, उन खानों में काम करने वाले श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनको जहरीली गैसों के प्रभाव से बचाने हेतु और मास्क प्रदान किए जाते हैं और उन मास्क में चारकोल का बारीक पाउडर पीस कर भर दिया जाता है जो कि विभिन्न गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है
और कोयले की खानों में विशेष तौर से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैसों को ये जो मास्क में भरे हुए चारकोल के कण हैं, वो कण इन गैसों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और फलस्वरूप जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनको जहरीली गैसों के प्रभाव से बचा लिया जाता है। तो याद रखना, जो कोयले की खान है उनमें विशेष तौर से कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है और ये गैसें चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं। तो मास्क बनाने के लिए और उस चारकोल में, चारकोल यानी लकड़ी का जो बना हुआ कोयला है, उस कोयले को बारीक पाउडर के रूप में पीस लीजिए, वो चारकोल कहलाएगा और चारकोल को उस मास्क में भर दिया जाता है और ये गैसें उस चारकोल के जो कण हैं उन कणों की सतह पर अधिशोषित हो जाती है और इस प्रकार उन खानों में काम करने वाले मजदूरों और श्रमिकों को और इन जहरीली गैसों के प्रभाव से बचा लिया जाता है। फिर हम 2 नंबर बात करें तो कपड़ों की रंगाई करने में, ठीक है ना, कपड़ों की रंगाई में भी और अधिशोषण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। कपड़ों की रंगाई में, तो कपड़ों की रंगाई में अधिशोषण कैसे काम आता है, सुनिए गौर से। हमें जिस कपड़े को रंगना है, उस पर रंजक चढ़ाना है, तो उस कपड़े पर पहले हम थोड़ा सा कपड़े को गीला करके और उस पर फिटकरी का लेप कर देते हैं। फिटकरी का लेप उस पर कर देते हैं और फिटकरी का लेप उस पर जब हो जाएगा तो फिर उस कपड़े को और जिस कलर में हमें रंगना होता है उस रंजक में आप डुबो दीजिए। तो अब वो रंजक के कण और उस कपड़े पर लगी हुई जो फिटकरी है, उस फिटकरी की कणों के सतह पर अधिशोषित हो जाएगा। वो रंजक और कपड़े पर लगी हुई फिटकरी है, फिटकरी के जो कण हैं उन कणों की सतह पर वो रंजक अधिशोषित हो जाएगा और उस कपड़े में हमेशा के लिए रंग है वो परमानेंट हो जाएगा, कभी बाहर निकलेगा नहीं। तो कपड़ों की रंगाई करने हेतु पहले जो कपड़े हैं उन पर फिटकरी का लेप कर दिया जाता है और फिर उस फिटकरी के लेप वाले कपड़े को और जिस रंजक में हमें रंगना है उस रंजक के पात्र में डुबो दिया जाता है और कुछ देर रखने के पश्चात निकालकर वापस धूप में सुखा देते हैं। तो क्या होता है कि जो रंजक है वो रंजक और उस पर लगी हुई फिटकरी के कणों पर अधिशोषित हो जाता है और फिटकरी के जो कण हैं, याद रखना, वो रंजक को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे वो रंजक अब बाहर निकलता नहीं है, छूटता नहीं है। इस प्रकार कपड़ों की रंगाई हो जाती है। तो याद रखना, कपड़ों की रंगाई करने के लिए यहाँ फिटकरी का लेप किया जाता है। सबसे पहले कपड़े पर फिटकरी का लेप किया जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि फिटकरी का लेप करके फिर उस कपड़े को और रंजक में डुबोते हैं। तो आप कपड़े पर लगे हुए फिटकरी के कण रंजक को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं और वो रंजक परमानेंट हो जाता है। फिर हम 3 नंबर पर बात करते हैं रंगीन अशुद्धियों को हटाना। जो विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन में से जो रंगीन अशुद्धियां होती हैं, तो रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए भी और अधिशोषण है वो काम में लिया जाता है हटाने हेतु। तो याद रखना, मैं बता रहा हूं, जैसे शर्करा विलयन है, चीनी वगैरह जहां बनती है तो वो शर्करा विलयन है। तो शर्करा विलयन है उसमें रंगीन अशुद्धियां होती हैं और रंगीन अशुद्धियों को हटाने हेतु लकड़ी के बने कोयले का जो बारीक पाउडर है जिसे हम चारकोल बोलते हैं, तो वो उस शर्करा के सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है और शर्करा के सॉल्यूशन में उपस्थित रंगीन अशुद्धियां और चारकोल के कणों के ऊपर अधिशोषित हो जाती हैं और अधिशोषित हो जाती हैं तो वो कण सहित वो अशुद्धियां उस शर्करा सॉल्यूशन के ऊपर आ जाती हैं, ऊपरी पृष्ठ पर, और फिर कणों को और उन अशुद्धियों को एक साथ हटा लिया जाता है और जो शर्करा सॉल्यूशन है वो साफ हो जाता है। तो रंगीन विलयन अर्थात शर्करा विलयन में उपस्थित रंगीन अशुद्धियों को हटाने के लिए और लकड़ी के बने हुए चारकोल के बारीक पाउडर को उस शर्करा सॉल्यूशन में प्रवाहित किया जाता है
तो चारकोल के कणों पर वो रंगीन अशुद्धियां अधिशोषित हो जाती हैं और इनको हटा लिया जाता है और इस प्रकार विलयन को साफ कर लिया जाता है। नेक्स्ट याद रखना, ये बिंदु हालांकि हमारे एग्जाम में कभी पूछे तो नहीं गए, फिर भी पूछे जा सकते हैं। निर्वात उत्पन्न करने में, निर्वात बनाने में भी और आपके अधिशोषण का प्रयोग किया जाता है। तो निर्वात उत्पन्न करने हेतु याद रखना, निर्वात आप जानते हो वायु रहित क्षेत्र को हम निर्वात बोलते हैं। तो जिस क्षेत्र से हमें वायु को हटाना है वो हो जाएगा निर्वात क्षेत्र। तो निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप काम में लिया जाता है। निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप काम में लिया जाता है और निर्वात पंप में एक ऐसा और स्थान बना होता है जिसमें लकड़ी के बने हुए कोयले अर्थात चारकोल के बारीक पाउडर को भर दिया जाता है। निर्वात पंप में एक ऐसा स्थान बना होता है, उस स्थान में और चारकोल के बारीक पाउडर को भर दिया जाता है। तो चारकोल के कण और जो विभिन्न गैसें उनको अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेते हैं। तो उस क्षेत्र से सारी गैसें हट जाती है अर्थात चारकोल की सतह पर आकर अधिशोषित हो जाती है और उस क्षेत्र में कोई गैस शेष नहीं बचती है। तो वो क्षेत्र वायु रहित हो जाता है, निर्वात हो जाता है। और निर्वात उत्पन्न करने के लिए निर्वात पंप काम में लेते हैं। निर्वात पंप में एक स्थान बना होता है, उस स्थान में और चारकोल भरा जाता है और चारकोल भर करके जैसे हम निर्वात पंप को और शुरू करेंगे तो वो निर्वात पंप वायु को खींचेगा और वो वायु खींच करके और उन कणों पर जाकर के यानी चारकोल के कणों पर जाकर के अधिशोषित हो जाएगी, अधिशोषित हो जाएगी। और जब उस क्षेत्र में कोई वायु नहीं रहेगी तो हम बोलेंगे निर्वात क्षेत्र, यानी वो निर्वात बन गया। और फिर निर्वात पंप को हटा करके और वो चारकोल वहां से हटा दिया जाता है और नया चारकोल उस पंप में डाल दिया जाता है और फिर क्रिया को पुनः दोहराते हैं। इस प्रकार निर्वात उत्पन्न करने में और आपके चारकोल काम में लिया जाता है। तो ये अधिशोषण के सिद्धांत पर ही काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये अधिशोषण की प्रक्रिया होती है। विषमांगी उत्प्रेरण की क्रिया में भी अधिशोषण सिद्धांत का ही प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे बता रहा हूं आपको कि अमोनिया गैसीय, नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में और जब दोनों आपस में क्रिया करती हैं Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो अमोनिया बनती है। और संतुलित कर देता हूं, दो यहां 3 लगा देता हूं, संतुलित हो गई और ये भी गैस के रूप में बन गई। और अब देखिए कि यहां क्रियाकारक गैसीय अवस्था में है और उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है। तो कहने का अर्थ क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था से भिन्न है। तो इसे बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। ठीक है ना? एक होता है समांगी उत्प्रेरण। समांगी में क्या होता है कि क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के समान होती है और यहां क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था से भिन्न है। तो इसे मैं बोलूंगा विषमांगी उत्प्रेरण। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारकों की भौतिक अवस्थाएं उत्प्रेरकों की भौतिक अवस्थाओं से भिन्न होती है उसे विषमांगी उत्प्रेरण कहा जाता है। जैसे यहाँ क्रियाकारक नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन भी गैसीय अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक Fe किस अवस्था में? S लिखा है मैंने, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है यहाँ पर। तो यहाँ क्रियाकारकों और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो गई। तो इससे बोलूंगा मैं विषमांगी उत्प्रेरण। और विषमांगी उत्प्रेरण की अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जो उद्योगों में काम में ली जाती है, जो इंडस्ट्री में काम में ली जाती है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ बनाए जाते हैं जिनसे। तो उद्योगों में विषमांगी उत्प्रेरण काम में लिया जाता है। मैं यूं बोलूं, उद्योगों में बनाई जाने वाली बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि अधिशोषण के सिद्धांत पर बनते हैं और उसमें विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया काम में ली जाती है। जैसे अमोनिया बनाने की हैपर विधि में और N2 और H2 को जब पात्र में डाला जाता है तो Fe उत्प्रेरक डालने पर ये Fe उत्प्रेरक और N2 और H2 को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ये उत्प्रेरक Fe इस N2 और H2 जो कि गैसीय अवस्था में, इनको अपनी सतह पर ये Fe अधिशोषित कर लेता है, जिससे N2
और H2 आपस में क्रिया करने के लिए क्रियाशील हो जाती हैं, अर्थात इनकी सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाता है। ये उत्प्रेरक इनको अपनी सतह पर जब अधिशोषित कर लेगा तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाएगा, अर्थात ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रिया करने के लिए क्रियाशील हो जाएंगी और शीघ्रता से उत्पाद बन जाएगा। इस प्रकार विषमांगी उत्प्रेरण की प्रक्रिया है वो उद्योगों में और विभिन्न पदार्थों को बनाने हेतु काम में ली जाती है, जैसे कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि में और विषमांगी उत्प्रेरण प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार वनस्पति तेल जो होते हैं उनका हाइड्रोजनीकरण करने पर और वनस्पति घी बनता है, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण भी जब किया जाता है तो उसमें भी विषमांगी उत्प्रेरण काम में लिया जाता है। और विषमांगी उत्प्रेरण का अर्थ है कि हम अधिशोषण सिद्धांत काम में ले रहे हैं, तो वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने हेतु और विषमांगी उत्प्रेरण ही काम में लिया जाता है, जो कि अधिशोषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? जैसे एथीन होती है वनस्पति तेलों में, वनस्पति तेल है उनमें एथीन होती है, तो जब इनका हाइड्रोजनीकरण करूं यानी H2 गैस इनमें प्रवाहित करूं, किसकी उपस्थिति में? निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। याद रखना, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। और एथीन याद रखना यहाँ गैसीय अवस्था में होती है, हाइड्रोजन यहाँ गैसीय अवस्था में होती है, निकल धातु सॉलिड होती है, ठोस होती है। तो क्या होता है कि निकल धातु की सतह पर ये एथीन और ये हाइड्रोजन अधिशोषित हो जाती है और अधिशोषित होने से इन दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी का मान घट जाता है, जिससे दोनों क्रियाकार आपस में क्रिया करने के लिए और क्रियाशील हो जाते हैं और फलस्वरूप यहाँ याद रखना आपके ये कन्वर्ट हो जाते हैं वनस्पति घी में, और वनस्पति घी में इस प्रकार से ये याद रखना एथेन होती है, जो कि एथेन में बदल जाता है। तो एथीन है ये, जब एथीन का और निकल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो एथेन बनती है। दूसरे शब्दों में यूं बोलूं कि जब वनस्पति तेल का निकल धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वनस्पति घी बनता है, जो कि विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इन प्रक्रियाओं में अधिशोषण सिद्धांत काम में लिया जाता है। तो ये सामान्य सी बातें आपको यहाँ ध्यान में रखनी है। हमारा अगला टॉपिक है उत्प्रेरण। तो ध्यान दीजिए, कैटालाइसिस। पहले हम पढ़ते हैं उत्प्रेरक के बारे में। उत्प्रेरक और उत्प्रेरक जिस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उस संपूर्ण प्रक्रिया को हम उत्प्रेरण कहते हैं। तो सुनिए पहले उत्प्रेरक क्या होते हैं। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दें या घटा दें और स्वयं अप्रभावित रहें। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दें या घटा दें और स्वयं अप्रभावित रहें, तो ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। और यह संपूर्ण प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है कि जिसमें उत्प्रेरक भाग लेते हैं वह संपूर्ण प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक बात यह भी ध्यान में रखना है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पूछा गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है वो भाग लेता है तो निम्न में से क्या घटित नहीं होता। ध्यान रखना, उत्प्रेरक जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो उत्प्रेरक के द्रव्यमान, आयतन, संघटन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना आप प्रारंभ में और उत्प्रेरक काम में ले रहे हो, अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद में उतना का उतना उत्प्रेरक आपको मिल जाएगा। उसके द्रव्यमान में, उसके संघटन में, उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो कमी होती है ना वृद्धि होती है। इसलिए उत्प्रेरक अभिक्रिया में जब भाग लेता है तो उसके संघटन, उसके द्रव्यमान और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्प्रेरक की अभिक्रिया में भूमिका होती है। ये ध्यान रखना, उत्प्रेरक हमेशा अभिक्रिया में एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है,
बढ़ाता कभी नहीं है। उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है, जिससे क्रियाकारक शीघ्रता से क्रिया करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। तो याद रखना, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारकों की एक्टिवेशन एनर्जी के मान को घटा देता है, कम कर देता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और क्रियाकारक आसानी से उत्पादों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सामान्य सी बातें आप ध्यान में रखना। तो हम पढ़ चुके हैं वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को या तो बढ़ा दें या घटा दें और स्वयं अप्रभावित रहें, तो उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहा जाता है। याद रखना, एक एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं। हाँ, पहले थोड़ा ये बता देता हूं, उत्प्रेरण की प्रक्रिया है, इसकी खोज 1835 में ब्रजीलियस ने की थी। किस वैज्ञानिक ने? ब्रजीलियस ने 1835 में और उत्प्रेरक और उत्प्रेरण की खोज की थी। तो उत्प्रेरकों की खोज के बारे में पूछा जाए तो ब्रजीलियस नाम आएगा, उत्प्रेरण की खोज के बारे में पूछा जाए तो भी ब्रजीलियस ही नाम आएगा। याद रखना, एक महत्वपूर्ण काम ब्रजीलियस ने केमिस्ट्री में और किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा है तो ब्रजीलियस ने ही तत्वों के प्रतीक दिए थे। जिस प्रकार आप लिखते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो प्रतीक हैं, लंबे नाम ना लिखकर इनके जो प्रतीक हैं, वो प्रतीक भी, तत्वों के प्रतीक भी ब्रजीलियस ने ही दिए थे। तो इतना और आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी में और तत्वों के प्रतीक ब्रजीलियस ने ही दिए थे। ये भी सामान्य सी बात आप ध्यान में रखिएगा। अब उत्प्रेरण के बारे में एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, आप ध्यान देना और इस एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना। ये हमारे एक आम जीवन में काम आने वाला एग्जाम्पल है और आप देखते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते कभी। देखना, जैसे KClO3 जिसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 जिसे पोटेशियम क्लोरेट कहा जाता है, और पोटेशियम क्लोरेट को जब MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है इसके लिए, ठीक है ना। जब KClO3 का MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन किया जाता है, अर्थात इसको गर्म किया जाता है, डेल्टा लगा देता हूं गर्म करने के लिए, केमिस्ट्री में गर्म करने हेतु डेल्टा लिख देते हैं। MnO2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया जा रहा है, तो ये टूटेगा दो पदार्थों में। कौन कौन से? KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, ठीक है ना। आप इसे संतुलित कर देंगे तो यहां पोटेशियम एक है तो यहां भी पोटेशियम एक है, Cl यहां एक है, Cl यहां भी एक है, लेकिन यहां ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, यहां तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड से करोगे तो याद रखना, आप यहां 3 दूनी 6 के हिसाब से बढ़ा दीजिए और इस प्रकार से ये यूं हो जाएगी। 2 बन गए, 2 पोटेशियम बन गए, 2 Cl बन गए तो 2 Cl यहां बन गए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो यहां आपके 2 ऑक्सीजन, तो 3 लगा देता हूं, तो 3 इंटू 2 6 ऑक्सीजन, तो यहां भी देखिए 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन, यहां पोटेशियम 2 तो यहां भी पोटेशियम 2, यहां Cl 2 तो यहां भी Cl 2, तो संतुलित हो गई। अब सुनिए गौर से मैं क्या कहना चाहता हूं। जब पोटेशियम क्लोरेट का MnO2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपघटन किया जाता है, अर्थात इसको गर्म किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनती है, ठीक है ना। MnO2 की उपस्थिति में तो ये अभिक्रिया याद रखना 338 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर संपन्न हो जाती है। यहां केल्विन नहीं है, यहां सेंटीग्रेड है, आप याद रखना। केल्विन और सेंटीग्रेड में बहुत अंतर है, तो यहां थोड़ा सा याद रखिएगा। ये 338 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ही संपन्न हो जाती है। कब? जब इसमें मैं MnO2 को उत्प्रेरक के रूप में मिलाता हूं। और अगर इसी अभिक्रिया में और मुझे गर्म करना है इस पोटेशियम क्लोरेट को, अगर मैं MnO2 ना मिलाऊं तो यही अभिक्रिया याद रखना 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जाकर संपन्न होती है। अर्थात 600 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह पोटेशियम क्लोराइड टूटता है, फिर जाकर के उत्पाद बनता है। तो यहां क्या हुआ, जैसे आपने ये MnO2 के साथ
और इसको गर्म किया, यानी MnO2 की उपस्थिति में इसको गर्म किया तो 338 डिग्री पर यह टूट गया और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन गई। लेकिन जब MnO2 ना मिलाते हो उत्प्रेरक के रूप में तो इसको बहुत अधिक ताप चाहिए टूटने के लिए। तो फिर कहने का अर्थ ये हो गया MnO2 ने क्या किया, MnO2 ने अभिक्रिया का वेग बढ़ा दिया और अभिक्रिया का वेग बढ़ा दिया तो अभिक्रिया कम ताप पर ही संपन्न हो गई। और यहाँ MnO2 ना लो तो यह अभिक्रिया 600 डिग्री पर जाकर संपन्न होती है, अर्थात बिना उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और क्रियाकारक का वेग नहीं बढ़ पाता और वेग नहीं बढ़ पाता तो अभिक्रिया शीघ्रता से संपन्न नहीं हो पाती है। तो यहाँ MnO2 है वो धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है, वेग को बढ़ा रहा है तो यहाँ कम तापमान पर ही और ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बन जाती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि पोटेशियम क्लोराइड से जो ये ऑक्सीजन बनती है, इस विधि से, कहने का अर्थ पोटेशियम क्लोराइड वाली विधि से ऑक्सीजन बना करके और हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन के सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं उसमें जो ऑक्सीजन भरी आती है वो पोटेशियम क्लोराइड से ही बन करके आती है। पोटेशियम क्लोराइड के जो चैम्बर होते हैं तो चैम्बर में पिस्टन वगैरह लगे रहते हैं, यंत्र लगे रहते हैं और उनमें पोटेशियम क्लोराइड का अपघटन करते हैं MnO2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पोटेशियम क्लोराइड और O2 बनती है। ये जो O2 बनती है इसको सिलेंडर में भर लिया जाता है और वो फिर सिलेंडर है वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की आपूर्ति हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं। तो ये सामान्य सी बात आप उत्प्रेरक वाली याद